चलो कल अपन ने पढ़ा था कंपोनेंट्स फॉर ई कॉमर्स, उसकी एमटी क्या थी? And we are very important person who are using technology. U stands for user. User कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो भी सामान खरीदती हैं। तो सप्लायर को ध्यान रखना चाहिए कि सामान उसी के पास पहुंचे जो एक्चुअल बंदा है, एक्चुअल ओनर है। एंड यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी कैसे मेंटेन होती है? थ्रू फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिड्रेसल, टाइम डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। देन U and V, W stands for वेब पोर्टल। वेब पोर्टल मतलब इंटरफेस जिसके थ्रू अपन ई कॉमर्स से ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, जिसके थ्रू अपन वेंडर से इंटरैक्ट कर पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वेब पोर्टल। वेब पोर्टल को एक्सेस कैसे कैसे कर सकते हो? वेब पोर्टल का कंटेंट कैसा होना चाहिए? सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए ताकि उसका एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छा हो सके। U and V are very। W stands for वेंडर। वेंडर कौन होते हैं? जो भी हमें सप्लाई कर रही है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे? फर्स्ट था सप्लायर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होने चाहिए? इनफ एंड राइट गुड, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, रियल टाइम स्टॉक एंड डिलीवरी टाइम शॉर्ट होना चाहिए। सेकेंड वेयरहाउस। वेयरहाउस जहां सामान पैकिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनीज इसको ऑटोमेटिक बनाना चाहती हैं। नेक्स्ट शिपिंग एंड रिटर्न्स। रिटर्न्स पॉलिसी होनी चाहिए, यूएसपी होता है वो, कंपनी का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है। नेक्स्ट कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले, वहां प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा ताकि यूजर को समझ में आए हम क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देन लॉयल्टी प्रोग्राम्स, मार्केटिंग लॉयल्टी के लिए उनको अलग अलग डिस्काउंट, वाउचर्स, कूपन्स वगैरह दे सकते हैं ताकि वो हमसे लॉयल रहें। देन ऑफलाइन परचेज, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज। आजकल कंपनीज आउटलेट खोल रही हैं ताकि लोग फिजिकली टच कर वो सामान को यूज में ले सकें। देन ऑर्डरिंग मेथड्स थ्रू COD, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा। देन गारंटी, सब चीजों की गारंटी होनी। सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी गारंटी? मनी बैक गारंटी। देन प्राइवेसी पॉलिसी कि मेरी इंफॉर्मेशन कोई गलत हाथों में ना चली जाए, मेरी इंफॉर्मेशन कब क्या करने वाले हो वो मुझे पता होना चाहिए। देन सिक्योरिटी, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में लेते हैं? SSL प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। वेरी गुड। देन नेक्स्ट है We are very important। I stands for इंटरनेट, बहुत जरूरी है। 4G 5G कनेक्शन होना चाहिए ताकि फास्ट से फास्ट आपका ई कॉमर्स चल सके। इंपॉर्टेंट पर्सन, P stands for पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या होता है? जिसके थ्रू वेंडर अपना पेमेंट को कलेक्ट करता है, जिसके थ्रू वेंडर के पास पेमेंट पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं? पेमेंट गेटवे। कौन से हो सकते हैं? क्रेडिट कार्ड, COD, UPI एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Important person who are using technology। Technology stands for technology infrastructure। कैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए? स्केलेबल मतलब कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। देन इजी टू यूज एंड कन्वीनियंट टू यूज, जो यूजर को चाहिए वो आसानी से मिल जाए, बहुत बार सर्च नहीं करना पड़े उसको। देन रिस्पॉन्सिव डिजाइन की वेबसाइट पे भी कुछ चीजें खुल जाए, मोबाइल ऐप पे भी वो सब खुल जाना चाहिए क्योंकि एम कॉमर्स का जमाना है, लोग एम कॉमर्स से सादा सामान खरीदते हैं। देन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स, पहला सर्वर्स एंड डेटाबेसेस, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं और जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या काम में लेती हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट। देन मोबाइल एप्स, दे आर सिमिलर टू वेबसाइट्स, जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस पे चलाने के लिए एप्स बनाई गई, उनको मोबाइल एप्स कहा जाता है। उसके मॉड्यूल्स, फ्रंट मॉड्यूल जिसमें प्रोडक्ट दिखेगा, उसकी कैटेगरी, कौन सा प्रोडक्ट है, कंपाइल, उसका सब कुछ डिस्क्रिप्शन वहां दिखेगा। देन टिकटिंग मॉड्यूल जो प्रमोशन के लिए, लाइक वाउचर्स, कूपन्स, डिस्काउंट्स एक्सेट्रा। देन एडवर्टाइजमेंट मॉड्यूल, मन से लिख सकते हो, साइट को और प्रमोट करवाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा किसको फोकस किया जाता है? यूथ को, यंगस्टर्स को। देन कस्टमर सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन, उसको कोई भी सप्लायर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसके क्या डील्स हैं, वो कौन से प्रोडक्ट में डील करता है, सब चीजें हमें वहां मिल जाएंगी। देन बैंकिंग, जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं, जिसके थ्रू उनको पेमेंट रिसीव होता है, दैट इज नोन एज मोबाइल बैंकिंग। दो कंपोनेंट्स हो गए। थर्ड क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ digital objects like
टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, विजुअल, वहां सारा कंटेंट स्टोर होता है, उसको अपन रिट्राइव भी कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल्स, एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा, एंड उसका कंटेंट हम लोकली भी एक्सेस कर सकते हैं और रिमोटली भी हम एक्सेस कर सकते हैं। देन फोर्थ, डेटा इंटरचेंज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कम्युनिकेशन सीमलेस होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, ऑटोमेटिक हो, बहुत स्मूथ हो, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स काम में लिए जाते हैं। यही सारे थे कंपोनेंट्स फॉर ई कॉमर्स। देन अपन ने पढ़े थे गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स, उसकी एमटी क्या थी? बागा ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से गुड्स डिलीवर किए जो रिटर्न हो गया और उसका पेमेंट नहीं मिला या जो भी भूल गया। तो बी स्टैंड्स फॉर बिलिंग। बिलिंग इंक्लूड्स फॉर्मेट, डिटेल्स एंड जीएसटी एप्लीकेबल। बागा ने गड़ा गारंटी, वारंटी की भी पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। देन शिपिंग टाइम, ये सब पता होना चाहिए, सबकी भी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि सामान टाइम पे शिप होकर टाइम पे डिलीवर हो सके। देन डिलीवरी में क्या क्या, कौन सा मोड काम में लोगे, कब करेंगे, सुबह करेंगे या शाम को, कहाँ पे करेंगे, घर पे करेंगे या ऑफिस डिलीवर करेंगे। एंड रिटर्न पॉलिसी में क्या क्या था, कौन सा गुड रिटर्न में हम एक्सेप्ट करेंगे, कितने टाइम में एक्सेप्ट करेंगे, उसका पैसा हम आपको कब वापस दे देंगे। देन पेमेंट स्टैंड सीओडी है या कई आइटम्स के लिए सीओडी पेमेंट नहीं होता। वेरी गुड, यही पढ़ा था। किसी को कुछ पूछना है? कहाँ पे? 4.16 हाँ, शिपिंग एंड रिटर्न्स। शिपिंग इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू होल वेयर हाउस ऑपरेशन। शिपिंग बहुत जरूरी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वेयर हाउस के साथ शिपिंग चाहिए चाहिए, बिना शिपिंग के वेयर हाउस का काम कुछ भी नहीं है। फास्ट रिटर्न्स हैव बिकम यूएसपी फॉर मेनी ई कॉमर्स वेंडर्स। फास्ट रिटर्न मतलब अगर आपको सामान पसंद नहीं आ रहा तो अगले दिन ही हम आपसे रिटर्न लेने आ जाएंगे। ये अगर आपकी पॉलिसी है तो ये आपकी वेबसाइट को बहुत आगे बढ़ा सकती है, आपके लिए एक यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन हो सकता है, एक यूनिक पॉइंट हो सकता है जो आपकी वेबसाइट को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो दीज वेंडर्स नीड टू बी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिटर्न प्रोसेसिंग। बहुत अच्छी रिटर्न प्रोसेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ? 18, एक सेकेंड बेटा। 18, हाँ बोलो बेटा। ये डायग्राम छोटो, हाँ बेटा बोलो। मैम उस शिपिंग वाले पॉइंट में लिखा था कि बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, तो दोनों का मतलब एक जैसा ही है, तो उसमें फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं बेटा, एक ही चीज है। कॉम्प्लीमेंट करता है मतलब जितना अच्छा शिपिंग होगा उतना अच्छा वेयर हाउस का काम होगा, ये कहना चाह रहे हैं वो लोग। ओके मैम। और कुछ? 18, हाँ The use of mobile devices to access website is continually growing and m-commerce sales are a large portion of its traffic. आजकल सब लोग क्या है, मोबाइल डिवाइसेस का काम में लेते हैं, स्मार्टफोन का काम में लेते हैं, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए मोबाइल फोन का काम में लेते हैं। और आजकल एम कॉमर्स सेल होने लगी। एम कॉमर्स मतलब मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू कंपनीज की सेल होने लगे, उसकी वजह से वेबसाइट्स पे ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट होने लगा। लोग पीसी पे कम फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे और स्मार्टफोन पे ज्यादा ओपन करेंगे, तो स्मार्टफोन वाले जो लोग होंगे वो ज्यादा होंगे, तो वेबसाइट पे जो ट्रैफिक होगा वो स्मार्टफोन्स का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पीसी। ठीक है, समझ में आया? और कुछ? 20 बोलो।
Advertising and marketing empowers merchant to leverage m-commerce channels in order to manage its direct marketing campaigns. मतलब इस मॉड्यूल में क्या होता है, इस मॉड्यूल में वो सारी चीजें होंगी जो डायरेक्ट मार्केटिंग में हेल्प करेंगी, डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, which are reported to be very effective, especially when targeted at younger representative of digital information consumer. अगर आपके टारगेट मार्केट यंग लोग हैं, यूथ लोग हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, जो आप मार्केटिंग कैंपेन्स करते हो वो ज्यादा इफेक्टिव तब। इसमें आप मन से भी लिख सकते हो कि मार्केटिंग क्यों करते हैं हम साइट को प्रमोट करने के लिए, तो वो सारी चीजें इसके अंदर होंगी, इस मॉड्यूल में होंगी। और कुछ मैंने मार्केटिंग मॉड्यूल और टिकटिंग मॉड्यूल में क्या फर्क है? मार्केटिंग टिकटिंग तो मतलब यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट वाउचर्स कूपन्स वगैरह होंगे, और मार्केटिंग मतलब वैसे तो एक ही, दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग कुछ नहीं है, बस 2 पॉइंट बना दिए यहाँ पे। ठीक है मैम। और कुछ बच्चों नहीं? चलो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा टॉपिक है, रियल लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इस चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो अपन अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज काम में ली जाती है, वो सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम फर्स्ट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। पेज नंबर 4.63, क्लाउड कंप्यूटिंग। पेज नंबर 4.63, क्लाउड कंप्यूटिंग। हो गया ओपन सबका? चलो, क्लाउड का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लाउड का मतलब नॉर्मल पूछ रही हूँ मैं। अरे एमआई का क्लाउड नहीं पता मुझे, तो नॉर्मल क्लाउड का मतलब बादल, आसमान। तो वो आसमान सबको दिखता है या सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखता है? सबको, दुनिया के किसी भी कोने से दिखता है, किसी भी कोने से दिखता है। अगर मैं यहाँ से प्रोफेशनल अपनी ऊपर से जाकर देखूं तो भी दिखेगा, मैं घर से देखूं तो भी दिखेगा, जयपुर से देखूं तो भी दिखेगा, बॉम्बे से देखूं तो भी दिखेगा। उसको अपन क्लाउड कहते हैं। ऐसी चीज जो सबको दिखती हो और हर जगह से दिखती हो, उस चीज को क्या कह देते हैं? क्लाउड कहते हैं। ये कंसेप्ट वही है, इसलिए इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग कह दिया। मतलब आप ऐसी वेबसाइट जो कहीं से कभी भी आप देख सकते हो, उन सारी वेबसाइट्स को क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब है, यूट्यूब कोई भी खोल सकता है जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, कोई भी ओपन कर सकता है यूट्यूब को। आज पर्सन ए भी कर सकता है, पर्सन बी भी कर सकता है, पर्सन सी भी कर सकता है। इस यूट्यूब को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, एनी टाइम, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, एनीवेयर। तो ये YouTube में एक्सेस कैसे कर पा रही हूँ, कैसे YouTube में एक्सेस कर पा रही हूँ? क्यों? क्योंकि ये YouTube जिसने बनाया है, उस बंदे ने अपना YouTube कहाँ डाल दिया? क्लाउड पे डाल दिया। क्लाउड क्या है? क्लाउड बेसिकली एक स्टोरेज मीडियम है। क्लाउड एक स्टोरेज मीडियम है जहां पे लोग अपनी वेबसाइट्स रखते हैं, ताकि उनकी वेबसाइट को कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सके और कभी भी एक्सेस कर सके। उस सारी वेबसाइट्स को कहाँ रखा जाता है? क्लाउड पे। जैसे कि आपकी ICAI की वेबसाइट है, वो क्लाउड पे है या नहीं है बच्चों? क्लाउड पे है, क्योंकि हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। अगर मैं मेरे कोई पर्सनल यूज के लिए वेबसाइट बना रही हूँ, अगर मैं कोई मेरे पर्सनल यूज के लिए वेबसाइट बना रही हूँ, एक सेकेंड, हेलो, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, मैंने इसी कंप्यूटर, इसी लैपटॉप में कोई वेबसाइट बना दी और उसको क्लाउड पे नहीं डाला, तो क्या उसको कोई और देख सकता है? नहीं, उसको कोई भी नहीं देख सकता। अगर आपको खुद के लिए कुछ भी बनाना है जिसको आपको चाहिए कि कोई भी आसानी से नहीं देखे, तो वो पर्सनल वेबसाइट्स अलग होती हैं। पर अगर मुझे चाहिए कि वो वेबसाइट सब लोगों को दिखे, तो उस वेबसाइट को मुझे कहाँ डालना पड़ेगा? क्लाउड पे डालना पड़ेगा,
तभी वो सबको दिखेगा, अदरवाइज वो सबको नहीं दिखेगा। तो इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। कि जो कंप्यूटिंग का काम आप करते हो, जो भी शेयरिंग का काम आप करते हो, वो सारा काम आप कहीं से कभी भी आप कर पाओ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। जो भी वेबसाइट्स आपको दिख रही है मतलब वो क्लाउड पे पड़ी है, और जो वेबसाइट्स आपको नहीं दिख रही है, अगर मेरे कंप्यूटर में ही है, टैली है सपोज अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर, मैंने सिर्फ मेरे कंप्यूटर में डाल रखा है, वो आप लोगों को नहीं दिखता, तो वो क्लाउड पे नहीं है। अगर वही टैली आप ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहे हो, कहीं से कोई भी उसको देख पा रहा है, मतलब वो कहाँ पे पड़ा है, क्लाउड पे पड़ा है। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो क्लाउड कहते हैं कलेक्शन ऑफ सर्वर्स। एक बहुत बड़ा स्टोरेज है, वहां पे सर्वर्स भी मिल रहे हैं, मुझे जो सर्वर चाहिए वो भी मिलेगा, मुझे एप्लीकेशंस चाहिए मिलेगी, डेटाबेस चाहिए जहां डेटा को स्टोर कर सकती हूँ वो सब मिलेगा, मुझे कोई स्टोरेज कैपेसिटी, मुझे डेटा को रखवाना है, यूट्यूब को अपनी वेबसाइट रखनी है, अपना एप्लीकेशन रखना है, वो सारी चीजें वहां पे रखी जाएंगी और कोई भी उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है इन सारी चीजों को। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं अपन, क्लाउड कंप्यूटिंग कह देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बिना इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो, यूट्यूब बिना इंटरनेट के चला सकते हो नहीं, आईसीआई बिना इंटरनेट के चला सकते हो नहीं, फ्लिपकार्ट चला सकते हो नहीं, अमेजॉन नहीं। तो कोई भी वेबसाइट, दुनिया की कोई भी वेबसाइट जो होती है वो कहाँ पड़ी रहती है, क्लाउड पे पड़ी रहती है, और बिना इंटरनेट के वो अपन एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये जो क्लाउड है ये बेसिकली एक मीडियम, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मैंने मेरा सामान रख दिया। अब ये प्लेटफॉर्म बनाता कौन है, ये प्लेटफॉर्म बनाता कौन है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो कंपनीज क्लाउड बनाती हैं, और वो क्लाउड नॉर्मल पब्लिक को यूज में लेने के लिए देती है कि आपको मन है तो आप इस क्लाउड पे अपनी वेबसाइट रख सकते हो, और जितना आप यूज में लोगे उतना आपको पैसा देना पड़ेगा, पे पर यूज। जितना आप यूज में लोगे मेरी जगह, और जितने घंटे के लिए मेरी जगह काम में लोगे, उतने घंटे का आप मुझे पैसा दे देना। तो नॉर्मल लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता क्लाउड बनाना। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, आईबीएम, ये लोग खुद का क्लाउड भी बनाते हैं और ये लोग पब्लिक के लिए भी क्लाउड बना देते हैं। क्लाउड पे जो भी सॉफ्टवेयर पड़ा है, जो भी हार्डवेयर पड़ा है, आप लोग सब लोग अपन लोग उसको यूज में ले सकते हैं, अपन को कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, अपन पे पर यूज बेसिस पे उस चीज को यूज में ले सकते हैं। जितना मैं यूज में लूंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है, जितना अपन यूज में लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को उसका बिल देना पड़ता है, वैसे ही क्लाउड सर्विसेज होती है। रियल लाइफ में भी फिजिकल स्टोरेज का भी ऐसे कंसेप्ट होता है, कभी नाम सुना होगा? ये तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर और वैसा बता रही हूँ कि मैंने मेरी वेबसाइट रख दी। रियल लाइफ में जो स्टोरेज, फिजिकल स्टोरेज, जैसे ये क्लासरूम है, इसका भी ये कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग वाला, कभी सुना हो नाम? कि जितना आप यूज करो उतना आपको पे करना पड़ेगा। आजकल बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता कि खुद की बिल्डिंग खड़ी कर दो। तो एक बंदे ने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसमें जैसे ये क्लास है, इसमें मैंने 4 पार्टीशन बना दिए, 4 ऑफिस बना दिए। अब एक बंदे को सिर्फ 2 दिन के लिए वो ऑफिस अगर चाहिए, तो मैं 2 दिन के लिए उसको किराए पे, सिर्फ 2 दिन के लिए किराए पे दे दूंगी, और वो 2 दिन का मुझे रेंट दे देगा। उसको जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मैं उसको सेटअप करके दूंगी, और उसके बदले वो मुझे रेंट दे देगा। ये भी यही कंसेप्ट है, शेयरिंग वाला कंसेप्ट है। आपको खुद को कुछ भी खरीदना नहीं है, आप जो क्लाउड पे पड़ा है उन सब चीजों को आप लोग सब शेयर कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट क्या होता है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग का होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इट प्रोवाइड्स अ शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज है वो शेयर्ड हैं, सब लोग उसको शेयर कर सकते हैं जो भी क्लाउड पे, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो प्रोसेसिंग पावर हो, जो भी चीजें हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, सब लोग वो सारी चीजों को आसानी से शेयर कर सकते हैं। जैसे क्या क्या क्लाउड पे पड़ा है, एग्जाम्पल कोई बता सकता हो तो मुझे? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें कहाँ पड़ी हैं, क्लाउड पे पड़ी हैं, क्योंकि कोई भी इनको कभी भी एक्सेस कर सकता है। लिख लो आप लोग, ये सारे एग्जाम्पल्स लिख लो। ये सारी चीजें कहाँ पड़ी हैं, क्लाउड पे पड़ी हैं। और इन सब चीजों को यूज में लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो क्लाउड पे जो भी सामान पड़ा है उन सब चीजों को अगर आपको यूज में लेना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसके पास आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।
क्लियर? क्लाउड पे होता क्या है, जैसे अमेजॉन कंपनी ने क्लाउड बनाया मतलब उन्होंने एक डेटा स्टोरेज का मुझे एक जगह दी जहां पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब सिर्फ मुझे नहीं दे रहे ना, पता नहीं दुनिया में कितने यूजर्स हैं जो अमेजॉन का क्लाउड को यूज करते हैं। बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं लाइक AWS, अमेजॉन वेब सर्विस, इसमें अपन नाम पढ़ेंगे, एक नाम याद करना है आपको, अमेजॉन वेब सर्विस। अगर नॉर्मल पब्लिक को कोई क्लाउड चाहिए, कोई स्टोरेज चाहिए, मुझे मेरी वेबसाइट को उस पर रखवाना है, तो मैं AWS पे मेरी वेबसाइट को रखवा सकती हूँ। मैं GoDaddy पे मेरी वेबसाइट को रखवा सकती हूँ, जहां से कोई भी बंदा कहीं से भी एक्सेस कर सकता है मेरी वेबसाइट अगर वहां रखी है तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर मतलब जहां पे डेटा रखा जाता है। अब इनके पास एक यूजर तो नहीं है ना जिसका डेटा रखा होगा, जिसकी वेबसाइट रखी होगी, एक यूजर नहीं है, इनके पास पता नहीं हजारों लाखों यूजर्स होते हैं जो जिनका डेटा, जिनकी वेबसाइट उनके पास रखी हुई रहती है। तो कभी अगर आप लोगों ने देखा हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिसके बाद बहुत सिक्योरिटी होती है, वहां छोटी छोटी हार्ड डिस्क रखी हुई रहती है, उस हार्ड डिस्क पे मेरा डेटा होता है। तो इनके पास एक डेटा सेंटर नहीं होता, इनके पास मल्टीपल डेटा सेंटर होते हैं। मल्टीपल जगह पे ये लोग सेम डेटा का रेप्लिका रखते हैं। रेप्लिका मतलब कॉपी ऑफ द डेटा, सेम डेटा की कॉपी रखते हैं। मतलब जैसे फेसबुक की वेबसाइट है, अगर फेसबुक सपोज खुद ने नहीं बनाया उसने क्लाउड अपना, उसने AWS से जगह उधार में ले ली, उस पे फेसबुक अपना चलाता है। अब फेसबुक का खूब सारा डेटा है, और अगर इसने अपने फर्स्ट वाले डेटा सेंटर पे फेसबुक का सारी वेबसाइट रखी है, और सपोज ये वाली हार्ड डिस्क उड़ गई, कुछ भी हार्म हो गया, कुछ भी नुकसान हो गया, आग लग गई, उड़ गई, या करप्ट कुछ भी डैमेज हो गया इस वेबसाइट को, तो फेसबुक तो बर्बाद हो जाएगी एक दिन के अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं, क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो लोग अपन को क्लाउड की सर्विसेज देते हैं, वो उस डेटा सेंटर का रेप्लिका रखते हैं। मतलब वो फेसबुक को फर्स्ट वाले डेटा सेंटर में भी रखेंगे, तो सेकंड में भी रखेंगे, तो वो लोग थर्ड जगह पे भी अपना फेसबुक को रखेंगे। अलग अलग डेटा सेंटर्स पे सेम 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 डेटा रखते हैं, ताकि अगर एक जगह पे डेटा आपका लॉस हो जाए तो दूसरी जगह से आप डेटा को आसानी से रिकवर कर सकते हो। ये किसका काम होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो क्लाउड बनाकर अपन को देते हैं, जो क्लाउड की सर्विसेज अपन को देते हैं, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके डेटा, आपकी वेबसाइट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग एक ही चीज को, एक ही वेबसाइट का डेटा को एक जगह नहीं, उसकी कॉपीज मल्टीपल जगह पे बनाकर रखते हैं, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो जाए तो दूसरी जगह से वो आसानी से रिकवर किया जा सके। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट समझ में आया? क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब अगर हम चीजों को कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब वो चीज कहां पड़ी है, आपकी क्लाउड के ऊपर पड़ी है। क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या क्या होता है क्लाउड के ऊपर, सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, स्टोरेज होता है, सब कुछ जो भी आपको चाहिए, नेटवर्क चाहिए, जो भी आपको चाहिए, सब कुछ कहाँ पड़ा हुआ रहेगा, आपका क्लाउड के ऊपर पड़ा रहेगा। तो अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खुद के सर्वर्स नहीं खरीद सकती, तो वो क्लाउड से उधार में ले लेंगी। खुद का डेटाबेस नहीं बना सकती, नहीं खरीद सकती, तो वो कहां से उधार में ले लेंगे, क्लाउड से उधार में अपन ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? अब दो तरीके के क्लाउड होते हैं, वैसे तो 4 तरीके के होते हैं, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट जनरली पहले पढ़ लो फिर लिख लेना ये चीज जो मैं लिख रही हूँ। जनरली 2 तरीके के क्लाउड होते हैं, एक तो होते हैं प्राइवेट, एक होते हैं पब्लिक। नाम से समझ में आता है, प्राइवेट मतलब जो खुद के पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं। अब अमेजॉन कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, उसको पर्सनल यूज के लिए भी तो, वो डेटा रखने के लिए भी तो उसको जगह चाहिए जो उसके एम्प्लॉइज कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकें। तो जो पर्सनल यूज के लिए जो भी बनाए जाते हैं क्लाउड, उसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट। और जो पब्लिक यूज के लिए, कि कोई भी बंदा हमसे सर्विसेज उधार में ले सकता है, उसको क्या कहते हैं, पब्लिक क्लाउड्स कह देते हैं। जैसे कि गूगल अपना प्राइवेट क्लाउड बना के, FB का अपना प्राइवेट क्लाउड है, SBI का अपना प्राइवेट क्लाउड है। ठीक है, उनके पास इतना सारा डेटा होता है, और अपना सेटअप वो कहाँ पे रखते हैं, क्लाउड पे खुद के लिए रखते हैं। और पब्लिक क्लाउड क्या हो गया, जो कोई भी उसको यूज में ले सकता है, जैसे GoDaddy क्लाउड बनाकर देती है कंपनी, जो कोई भी उसको यूज में ले सकता है। जैसे कि AWS क्लाउड है, जो कोई भी उसको यूज में ले सकता है। और यहाँ पे यूज में कैसे ले सकते हो आप, पे पर यूज, आप जितना यूज करोगे उतना आपको पे करना है, और ऑन डिमांड, जब आपको चाहिए तभी आपको वो सर्विस मिलेगी, आपको फ्री फोकट में वो सर्विसेज नहीं मिलेगी। ठीक है, लिख लो ये 2 तरीके के बेसिकली क्लाउड होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट, एक होता है आपका पब्लिक।
ये लिख लेना। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? तो क्लाउड का कंसेप्ट समझ में आ गया। ऐसी चीज जो कहीं से भी एक्सेस करी जा सकती है उसको क्या कहते हैं? क्लाउड। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, डेटाबेस, स्टोरेज, नेटवर्क, बैंडविड्थ, जो भी नाम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पता, सारी चीजें कहाँ मिल जाती हैं अपन को? क्लाउड पे मिल जाती हैं। क्लाउड जनरली खुद बनाते हैं, थर्ड पार्टीज बनाती हैं। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बनाती हैं क्लाउड। दो तरीके के क्लाउड होते हैं, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट। हम क्लाउड की जितनी भी सर्विसेज यूज में लेते हैं वो कैसे लेते हैं? पे पर यूज बेसिस पे हम उसको काम में लेते हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम AWS, GoDaddy, etc. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड को एक्सेस कैसे भी कर सकते हो? थ्रू टैबलेट, थ्रू लैपटॉप, थ्रू स्मार्टफोन, थ्रू आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग। यूट्यूब को हम कैसे भी चला सकते हैं, हम टैबलेट पे भी चला सकते हैं, हम स्मार्टफोन पे भी चला सकते हैं, हम लैपटॉप पे भी चला सकते हैं, हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर से भी यूट्यूब को चला सकते हैं। ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी मेमोरी टेक्निक लिखी है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी एमटी लिखो। इफ I increase network capacities, if I increase network capacities and scalable workload of silent tenant, they will pay on demand. If I increase network capacities and scalable workload of silent tenant, then they will pay on demand. एक पॉइंट है नेटवर्क कैपेसिटीज। साइलेंट का मतलब यहाँ पे अपन रेजिलेंसी से साइलेंट कह रहे हैं, पढ़ेंगे आगे पॉइंट्स अपन। टेनेंट का मतलब मल्टी टेनेंसी। पे का मतलब पेपर यूज। ऑन डिमांड का मतलब ऑन डिमांड, access whenever you want, access whenever you want. स्केलेबल के आगे एरो ऐसे बना लो और वर्कलोड के आगे ऐसा एरो बना लो। कल से आप लोग या तो स्टिकी नोट्स लेकर आया करो क्लास में। स्टिकी नोट्स जानते हो सब लोग, पर थोड़े बड़े वाले चाहिए अपन को। छोटे 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 पतले पतले आते हैं, वो मत लाना, कोई काम के नहीं है उसमें। थोड़े अगर ब्रॉड मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ऑल्टरनेट क्या है, अपनी कॉपीज लो। जो मैं लिखवाती हूँ वो कॉपी में लिखते जाओ ताकि अच्छे से लिखो। पर डेली मेहनत है,
और जो कॉपी में मैं लिखवाती हूँ वो लिखकर हाथ की हाथ घर जाकर उस पन्ने को फाड़कर अपनी बुक में स्टिक कर लो। फेविस्टिक आती है तो उस पे वहां पे उस टॉपिक के पास उस पन्ने को स्टिक कर लो ताकि वो वहीं की वहीं रहे। कॉपी में मत रहने देना उस चीज को, क्योंकि एंड टाइम पे दोनों चीजें कभी नहीं पढ़ पाओगे, बुक और कॉपी कभी नहीं पढ़ पाओगे एंड टाइम पे। तो सिर्फ बुक पढ़ना चाहते हैं हम एंड टाइम पे, और जो चीजें हम लिखना चाहते हैं वो सब बुक में मिले, तो या तो कॉपी में लिखते जाया करो, ठीक है, आगे पीछे नहीं लिखना, पर उसके अंदर दिमाग लगाकर लिखना कि वो चिपकाएंगे बुक के अंदर तो वो पीछे ना रह जाए हमारा कंटेंट। इस तरीके से चिपका सकते हो। देखो मैं दिखाऊं, ऐसा चिपका सकते हो, कॉपी में लिखा और फिर यहाँ पे मैंने बुक में स्टिक कर दिया उसको फेविस्टिक से। ऐसा या तो ऐसा करो या स्टिकी नोट्स, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, पर सारी चीजें बुक में होनी चाहिए। और अब अपन लिखेंगे डेली थोड़ा 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 सा लिखेंगे, तो वो सब चीजें या तो कॉपी में लिख लिया करो ताकि साफ सुथरा भी रहे और आप लोगों को समझ में भी आएगी क्या लिखवा रही हूँ क्या नहीं। क्लियर है? चलो हाँ जी, पढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग लिख लिया सबका मतलब? साइलेंट का मतलब रेजिलियंसी, टीनेंट का मतलब मल्टी टीनेंसी, पे का मतलब पे पर यूज, ऑन डिमांड का मतलब एक्सेस व्हेनेवर यू वांट, स्केलेबल मतलब कम ज्यादा, वर्कलोड मतलब एक जगह से दूसरी जगह काम को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी एमटी क्या है बच्चों? If I increase network capacities and scalable workload of silent TNet, then they will pay on demand. अगर मैं नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाती हूँ और वर्कलोड बढ़ाती हूँ साइलेंट टीनेट का, तो वो जितना मुझे चाहिए उतना वो मुझे पे करेंगे। पढ़े मतलब पढ़े सब चीजों का। फर्स्ट है आपका इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, यहाँ पे एक चीज लिख लो, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज। आपको जितना चाहिए, आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, आपको कम करना है आप कम कर सकते हो। जैसे कि जो पब्लिक क्लाउड में होता है कि मुझे जितनी सर्विसेज चाहिए उतनी मुझे मिल जाएंगी। अगर मुझे सर्विसेज को एक्सपैंड करना है तो मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ, मुझे रिड्यूस करना है तो मैं रिड्यूस कर सकती हूँ। जैसे कि अमेज़न की सेल आती है, फ्लिपकार्ट की सेल आती है, तो अमेज़न को सेल के टाइम पे ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए क्योंकि उस टाइम पे उसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होएगा, ज्यादा लोग उसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो जब 5 दिन की अगर सेल आ रही है तो वो 5 दिन के लिए ज्यादा बैंडविड्थ ले लेगा, और बाकी नॉर्मल डेज के लिए जितनी उसको बैंडविड्थ चाहिए उतनी वो बैंडविड्थ ले लेगा। तो जब मुझे चाहिए तब मैंने बढ़ा दी सर्विसेज, बैंडविड्थ बढ़ा सकती हूँ, कुछ भी जो भी रिसोर्स आपको क्लाउड पे मिल रही है वो सारी रिसोर्सेज पैसा दो और वो सारी रिसोर्सेज आप बढ़वा सकते हो। तो मुझे अगर मेरे ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है, मेरे ऊपर लोड ज्यादा है, मेरे ऊपर बर्डन ज्यादा है, तो मैं उसकी सर्विसेज को बढ़ा दूंगी, और जब नॉर्मल डेज है तो उसकी सर्विसेज को कम कर दूंगी। इसी को क्या कहते हैं? स्केलेबिलिटी। स्केल मतलब कम ज्यादा करना, कि आपकी जब इच्छा है तब कम भी कर सकते हो, जब इच्छा है जब उसको बढ़ा भी सकते हो। जैसे आईसीआई का जिस दिन रिजल्ट आता है, तो आईसीआई अगर चाहे कि उसका सर्वर डाउन ना हो तो वो चाहे तो क्लाउड से ज्यादा सर्वर्स उस दिन के लिए ले सकता है, पर उसके पैसे उसको ज्यादा देने पड़ेंगे। आईसीआई इतना पैसा नहीं देता इसलिए उसका सर्वर डाउन हो जाता है। नहीं, अगर उसको पता है कि डेली में अगर मुझे 10 सर्वर काम आते हैं और जब रिजल्ट आएगा तब मुझे 50 सर्वर काम आएंगे, तो वो उसकी सर्विसेज 50 सर्वर की ले सकते हैं और बाकी दिनों के लिए वो 10 सर्वर की सर्विसेज ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना पड़ेगा। तो स्केलेबिलिटी का मतलब जब चाहिए जब बढ़ा भी सकते हैं और जब चाहिए जब कम भी कर सकते हैं। जब मुझे ज्यादा सर्वर की जरूरत है तब मुझे ज्यादा सर्वर मिल जाए, और जब काम पूरा हो जाए तब मैं उन सर्वर्स को वापस क्लाउड को दे दूं ताकि उसका पैसा मुझे नहीं देना पड़े। क्लियर? देन सेकंड पॉइंट है दैट इज पे पर यूज। ये तो नाम से ही समझ में आता है। पे पर यूज क्या है? जितना यूज करूंगी उतना ही मुझे पे करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल जैसे लिख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, कि जितना अपन इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं उतना ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन को पे करना पड़ता है। तो जब आप यूज, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए यूज में लेते हो तो आपको शॉर्ट टाइम का पैसा देना पड़ेगा, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज में लेते हो तो आपको लॉन्ग टाइम का पैसा देना पड़ेगा। जनरली जो सीपीयू टाइम होता है, क्लाउड से सीपीयू भी उधार ले सकते हैं, प्रोसेसर भी क्लाउड से उधार में ले सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। तो अगर क्लाउड से आप सीपीयू उधार में शॉर्ट टाइम के ले रहे हो तो शॉर्ट टाइम का पैसा देना है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए क्लाउड से स्टोरेज या वॉल्ट सर्विसेज ले रहे हो तो लॉन्ग टाइम का आपको पैसा देना है। तो जितनी भी सर्विसेज होती है क्लाउड की वो सारी सर्विसेज मेजरेबल होती हैं, प्रोवाइडर के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी, ताकि उसके अकॉर्डिंग उसका पैसा दिया जा सके। तो जितना आप यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बिल बनकर आएगा। वॉल्ट सर्विसेज क्या होती है बच्चों?
वॉल्ट सर्विसेज नहीं पता, लिख लो कहीं जगह देखकर, मैं लिखवा रही हूँ। वॉल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, VAULT, पेटेंटेड क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग सिस्टम that continuously guards against loss of corporate information, that continuously guards against loss of corporate information. Patented cloud storage and file sharing system that continuously guards against loss of corporate information. ये मतलब कहीं लिखा नहीं आना, ये अपन के समझने के लिए मैंने मतलब लिखा है कि अगर मुझे वॉल्ट सर्विसेज क्लाउड से चाहिए कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसका कोई भी नुकसान ना हो, उस पे आप एक और सिक्योरिटी, क्लाउड कहता है हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, पर मुझे चाहिए आप और सिक्योरिटी दो, मेरे को डर है आप पे, आप एक और सिक्योरिटी गार्ड बिठा दो मेरी सर्विसेज के बाद, तो उसके लिए मुझे उसको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, और लंबे समय तक काम मिलूंगी तो लंबे समय का पैसा देना पड़ेगा, और शॉर्ट टाइम के लिए काम मिलूंगी तो शॉर्ट टाइम का पैसा देना पड़ेगा। ये होता है पेपर यूज। देन नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड में लिख लो, जब चाहिए तब मिल जाएगा, जब चाहिए तब मिल जाएगा। No need to buy resources like server, hardware, storage. जब चाहिए तब मिल जाएगा। No need to buy resources like server, hardware, storage. क्लाउड की सर्विसेज कैसी है, ऑन डिमांड मतलब जब मुझे इन्वोक करूंगी ना, जब मैं बोलूंगी मुझे ये वाला हार्डवेयर चाहिए, तब वो मुझे हार्डवेयर दे देगा, मुझे परमानेंट खरीद कर मेरे पास रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उसको कहूंगी कि मुझे डेटाबेस चाहिए, मेरे को बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, तो जब मैं उससे मांगूंगी तब वो मुझे दे देगा, मुझे परमानेंट उसमें 2 लाख रुपए खर्च कर मेरे पास वो सॉफ्टवेयर रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस को ऑक्यूपाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो आपको कोई भी परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने की जरूरत नहीं है, जब चाहिए आपको तब वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ऑन डिमांड सर्विसेज होती है क्लाउड की। नेक्स्ट है रेजिडेंसी का मतलब होता है, लिखो, एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, यहाँ पे जगह है तो थोड़ा सा और लिख लो, मैं लिखवा रही हूँ मल्टीपल रेप्लिकास, फिर एक पॉइंट बना के लिखो, हियर डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल लोकेशंस। नीचे जगह है ना बुक में, लिखते जाओ, हियर डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल लोकेशंस इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ वन सर्वर इज फेल्ड कॉमा, we don't have to worry because we can access our data from another server.
लिख लिया। रेजिलेंसी, रेजिलेंसी मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे हर चीज का रेप्लिका रखा जाता है। रेप्लिका मतलब हर चीज की कॉपी रखी जाती है। एफबी का डेटा फर्स्ट डेटा सेंटर पे भी होगा, सेकंड पे भी होगा और थर्ड डेटा सेंटर पे भी होगा। डेटा सेंटर्स मतलब मैं अलग अलग बिल्डिंगों की बात कर रही हूँ। तो एक बिल्डिंग उसकी जयपुर में है जहां सारा डेटा स्टोर्ड है, एक बिल्डिंग उसकी दिल्ली में है जहां सारा डेटा स्टोर्ड है, एक बिल्डिंग उसकी मुंबई में, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि एक बिल्डिंग सपोज मुंबई में है जहां सारा डेटा स्टोर्ड है। अगर जयपुर में कुछ भी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से मेरे सारे कंप्यूटर, सारा हार्डवेयर सब कुछ खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो एफबी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एफबी का डेटा कहां से मिल जाएगा उसको, या तो सेकेंड डेटा सेंटर या थर्ड डेटा सेंटर से वो अपना डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास कैसी कैपेबिलिटी होती है, रेजिलेंसी, कि अगर कोई भी एरर आ गई तो हम उसको आसानी से हैंडल कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी सर्वर फेल होता है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, यूजर को बताए बिना। यूजर को नहीं पता चलेगा, एफबी को नहीं पता चलेगा कि एफबी की साइट कहां से ओपन हो रही है, सेकंड डेटा सेंटर या थर्ड डेटा सेंटर, उसको नहीं पता। ये सारा काम मैनेज कौन कर रहा है, जो क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो मैनेज करते हैं। यूजर को बिना परेशान किए कोई भी एरर आती है उसको आसानी से हैंडल कर लेते हैं। समझ में आ गया रेजिलेंसी का मतलब। देन मल्टी टेनेंसी, टेनेंसी का मतलब क्या होता है, टेनेंट। टेनेंट मतलब किराएदार। तो अगर जैसे क्लाउड है, एडब्ल्यूएस, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एडब्ल्यूएस ने अपना क्लाउड बनाया, सपोज 2 करोड़ का क्लाउड बनाया, उसने जो भी अपने सर्वर्स डाले, उसमें डेटाबेस डाला, जो भी है 2 करोड़ रुपए लगे। अगर उसको सिर्फ एक ही कंपनी उस क्लाउड को उधार में ले रही है, सिर्फ एक कंपनी ले रही है और एक कंपनी ने सिर्फ उससे 2 GB डेटा मांगा, 2 GB स्टोरेज मांगा कि मुझे सिर्फ 2 GB चाहिए क्योंकि मुझे इतना ही रखना है, और अगर उसके पास 50 GB है तो एक तो उसकी 48 GB खराब गई, और एक उसको इतना रेंट भी नहीं मिलेगा जितना वो खर्चा कर चुका। तो यहाँ पे मल्टी टेनेंसी होती है, मतलब एक ही क्लाउड को, एडब्ल्यूएस वाले क्लाउड को एबीसी वाले लोग भी यूज में ले सकते हैं, XYZ वाले लोग भी यूज में ले सकते हैं, और कोई बंदा ए है, कोई बंदा बी है, सब लोग उसी क्लाउड को यूज में ले सकते हैं। उसके पास इतना इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी होता है कि कितने भी लोग उसके टेनेंट बन सकते हैं, कितने भी लोग उसको उसमें ले सकते हैं। तो कितने भी लोग यहाँ पे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट है इसके अंदर, दैट इज वर्कलोड मूवमेंट। वर्कलोड मूवमेंट मतलब अगर आपके ऊपर लोड ज्यादा है तो किसी और को ट्रांसफर करना। अगर एक क्लाउड के ऊपर लोड ज्यादा है, एक डेटा सेंटर, एक सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा है, तो उस काम को ट्रांसफर किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिलेंसी एंड कॉस्ट कंसिडरेशन। रेजिलेंसी का मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, कि सपोज अगर डेटा सेंटर 1 उसके ऊपर कोई एरर आ रही है तो वो अपना काम को कहां ट्रांसफर कर सकता है, डेटा सेंटर 2 पे ट्रांसफर कर सकता है। एंड कॉस्ट कंसिडरेशन, अगर D1 पे कॉस्ट ज्यादा आ रही है और D2 पे कम आ रही है तो काम कहां ट्रांसफर हो सकता है, D2 पे ट्रांसफर हो सकता है। वर्कलोड मूवमेंट, काम को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना। तो काम को आप कैसे कैसे मूव करवा सकते हो, किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे अपन काम को मूव करवाते हैं। काम को इनसाइड डेटा सेंटर्स में मूव करवाते हैं और अक्रॉस दी डेटा सेंटर्स में मूव करवाते हैं। इनसाइड डेटा सेंटर 1 है, उस पे है मेरे पास सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। अगर सर्वर 1 के ऊपर काम ज्यादा है तो वो अपना काम सर्वर 2 को भी दे सकता है, एक ही डेटा सेंटर के अलग अलग सर्वर को, या डेटा सेंटर 2 है उसके पास है मेरे पास सर्वर 4, सर्वर 5 और सर्वर 6। अच्छा, कल सर्वर का मतलब मैंने कहा था ना, याद करके आना, क्या होता है, supercomputer which provides a network to other computers. ठीक है। और सर्वर मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विसेज देता है, उस सारे कंप्यूटर्स को क्या कह देते हैं, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको अपन क्या कह देंगे, सर्वर कह देंगे। एक होते हैं क्लाइंट, क्लाइंट तो मांगते हैं, क्लाइंट ने कहा मुझे 2+2 करके दो, क्लाइंट को ये करना नहीं आता, उसके पास ये प्रोसेसिंग नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, सर्वर को। सर्वर 2+2 का आंसर बताएगा 4, 4 किसको दिखाएगा, क्लाइंट को, और हमें वो रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा।
ऐसा काम होता है। तो सर्वर मतलब एक ऐसे कंप्यूटर्स जो क्लाइंट्स को, अपने क्लाइंट्स को मतलब दूसरे कंप्यूटर्स को जो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उन सारे कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं? सर्वर्स कहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में तो बहुत सारे सर्वर्स होंगे ना, तभी तो वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर सर्वर 1 के पास काम ज्यादा है तो वो सर्वर 2 को भी दे सकते हैं, और सर्वर 1 चाहे तो अपना काम सर्वर 4 को भी दे सकता है। मतलब इनसाइड डेटा सेंटर, एक ही डेटा सेंटर के अंदर भी काम ट्रांसफर हो सकता है, या एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर पे भी काम ट्रांसफर हो सकता है। आप माइग्रेशन कैसे कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। जहां सस्ता पड़ रहा होगा वहां अपन डेटा सेंटर खोल देंगे। सपोज मैंने पहले मुंबई में डेटा सेंटर खोल रखा था, अब मैंने देखा मुंबई में तो हर महीने मेरे को 5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं मेंटेनेंस के। अब मैंने सोचा जयपुर में यही काम मेरा 2 करोड़ में हो जाएगा, तो क्या मैं मुंबई से काम जयपुर में ट्रांसफर करना चाहिए? करना चाहिए। तो काम को आपने ट्रांसफर किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। जहां पे सस्ता पड़ेगा ना उस डेटा सेंटर को चलाना, चाहे वो कंट्री अलग हो, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता हो, वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग जो कंपनीज होती है वो डेटा सेंटर को ट्रांसफर करती है ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कैपेबिलिटी, नेटवर्क की बैंडविड्थ। अगर इस वाले डेटा सेंटर के पास बैंडविड्थ कम है और इस वाले डेटा सेंटर के पास ज्यादा है, तो मैं काम को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकती हूँ। मुझे अगर ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, कहीं पे ज्यादा नेटवर्क मिल रहा है, तो वहां ट्रांसफर कर सकती हूँ। और थर्ड रीजन हो सकता है रेगुलेटरी कंसिडरेशन। रेगुलेटरी कंसिडरेशन जैसे कि एफबी है, एफबी के पहले सारे डेटा सेंटर्स कहाँ थे? फॉरेन कंट्रीज में थे। पर मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि नहीं भाई, मुझे एक डेटा सेंटर मेरे इंडिया में भी चाहिए, कि आपका अगर कुछ भी नुकसान हो जाए तो मेरे इंडिया में मेरा फेसबुक पे जितने भी लोग हैं उन सबका डेटा सेव रहे। तो रेगुलेटरी कंसिडरेशन मोदी जी ने कहा, इसलिए जो अमेजॉन कंपनी है, AWS कंपनी है, उसको अपना डेटा सेंटर कहाँ पे ओपन करना पड़ा? इंडिया में भी ओपन करना पड़ा। तो डेटा सेंटर मतलब काम को आप ट्रांसफर कर सकते हो, वर्कलोड को मूवमेंट कर सकते हो। किस किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। जहां सस्ता मिलेगा वहां पे काम को ट्रांसफर कर देंगे। देन एफिशिएंसी, जहां पे बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी वहां काम को ट्रांसफर कर देंगे। एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कि सरकार कहेगी, मोदी जी कहेंगे, वहां पे भी डेटा सेंटर आपका ट्रांसफर हो सकता है। एंड लास्ट है इसके अंदर, दैट इज वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटी। वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटी, क्लाउड पे जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारी की सारी नेटवर्क के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, और अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। डेस्कटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सारी चीजें अपन जितनी भी रिसोर्सेज क्लाउड पे पड़ी हैं वो कोई भी कहीं से भी नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकता है। और कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, इन सब डिवाइसेस के थ्रू इन सारी रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये सारे क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या थी इसकी मेमोरी टेक्निक? दोबारा से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। If I increase network capacities and scalable workload of silent TNet, then will pay on demand. 5 बार बोलना है। If I increase network capacities and scalable workload of silent TNet, they will pay on demand. If I increase network capacities and scalable workload of silent TNet, they will pay on demand. If I increase network capacities and scalable workload of silent TNet, they will pay on demand. If I increase network capacity and scalable workload of silent TNet, they will pay on demand. If I increase network capacities and scalable workload of silent TNet, they will pay on demand. अब MT के अकॉर्डिंग देखते हैं। If I increase network capacity, फर्स्ट था नेटवर्क कैपेसिटी, इसका मतलब क्या था?
कि जो भी रिसोर्सेज हैं क्लाउड पे नेटवर्क को यूज में, देखो नाम में नेटवर्क आ रहा है, तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो आप इंटरनेट या नेटवर्क को यूज में लेकर काम में ले सकते हैं। और कौन सी डिवाइसेस को यूज में ले सकते हैं? मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स, इन सारी डिवाइसेस को यूज में लेते हुए क्लाउड की कोई भी रिसोर्सेज को काम में ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कैपेसिटीज। इफ आई इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी एंड स्केलेबल का मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज, कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास पीक ज्यादा आ गया तो मैं ज्यादा सर्वर ले सकती हूँ, काम खत्म तो वो सर्वर सारे फ्री कर सकते हैं। स्केलेबल वर्कलोड मतलब वर्कलोड मूवमेंट, काम को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिलियंसी एंड कॉस्ट। काम को विद इन डेटा सेंटर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अक्रॉस दी डेटा सेंटर्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब अपन काम को ट्रांसफर करते हैं तो तीन बेसिस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, एफिशिएंसी एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कॉस्ट मतलब जहां सस्ता मिलेगा चाहे वो दूसरी कंट्री क्यों ना हो, एफिशिएंसी मतलब बैंडविड्थ, एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर सरकार कह रही है तो एक जगह से दूसरी जगह वर्कलोड को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इफ आई इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी हो गया, स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट मतलब रेजिलियंसी मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। अगर यहाँ पे एक ही चीज के मल्टीपल रेप्लिकास, मल्टीपल कॉपी बना के रखी जाती है, तो अगर एक सर्वर फेल हो गया तो यूजर को बिना बताए उसको कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं, यूजर को पता भी नहीं चलता वो फेल हो चुका है क्या। साइलेंट टीनेंट मतलब मल्टी टीनेंसी, कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारे लोग शेयर कर सकते हैं, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन साइलेंट टीनेंट, देन दे विल पे मतलब पे पर यूज, आप जितना यूज करोगे आपको उतना ही पे करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका बिल बनेगा। तो जितना भी आप यूज करते हो वो सारी सर्विसेज मेजरेबल होती है, मेजर किया जा सकता है उनको। पे ऑन डिमांड मतलब जब चाहिए तब मुझे मिल जाएगा। व्हेन वी इन्वोक मतलब जब मैं मांगूंगी तब वो मुझे दे देगा। मुझे कोई भी डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद कर रखने की, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। वापस रिवाइज करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या क्या थी, पहले एमटी बोलो। इफ आई इंक्रीज network capacities and scalable workload of silent TNet, then will pay on demand. If I increase network capacities and very good. तो सबसे पहले क्या था बच्चों, नेटवर्क कैपेसिटीज। इसके अंदर कौन सा पॉइंट आएगा, नाम से समझ में आ रहा है, नेटवर्क मतलब आप जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो, नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और कौन से डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हो, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। देन इफ आई इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी एंड स्केलेबल का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सपैंड एंड रिड्यूस, काम ज्यादा तो ज्यादा बढ़ा लो, काम कम तो कम कर दो। देन वर्कलोड मूवमेंट, वर्कलोड किस किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट पे एंड रेजिलियंसी पे। वर्कलोड विद इन द डेटा सेंटर भी ट्रांसफर करवा सकते हैं और अक्रॉस द डेटा सेंटर। किस किस बेसिस पे काम को ट्रांसफर करते हो, कॉस्ट, एफिशिएंसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सरकार के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट साइलेंट का मतलब क्या था, रेजिलियंसी का मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। यहाँ पे मल्टीपल रेप्लिका की बात की थी कि डेटा एक जगह पे नहीं बहुत सारी जगह रखा हुआ रहता है, तो अगर एक जगह नुकसान हो भी गया तो दूसरी जगह से आसानी से रिकवर किया जा सकता है। देन मल्टी टेनेंसी, मल्टीपल टेनेंट की एक ही चीज को बहुत सारे लोग काम में ले रहे हैं, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। देन पे पर यूज, आप जितना यूज करोगे उतना पे करना है, हर चीज मेजरेबल होती है, मेजर कर सकते हैं हमने कितना यूज में लिया, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल। देन ऑन डिमांड, जब मुझे चाहिए, व्हेन वी इन्वोक, जब मुझे चाहिए तब वो मुझे मिल जाएगा, मुझे परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या पढ़ लिया अपन ने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। वेरी गुड।
चलो मैं एक टेबल बनवा रही हूँ, अभी तो कॉपी में बना लो वो टेबल, घर पे जाके पेस्ट कर लेना। आगे वाले टॉपिक के लिए टेबल बना रही हूँ, ये टेबल पढ़कर आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत इजीली वो टॉपिक कवर हो जाएगा अपना। ये टेबल सब लोग अपनी नोटबुक्स में बना लो, पर प्लीज इस पेज को घर पे जाकर अपनी बुक में पेस्ट कर लेना। टाइप्स ऑफ क्लाउड: प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी। प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी। इसकी मेमोरी टेक्निक: हमारी सांस कैसी हो, CACS जैसी हो। इसकी MT: हमारी सांस कैसी हो, CACS जैसी हो। अब मैं डिक्टेट कर दूंगी, टेबल बनाते जाना आप लोग। प्राइवेट एक कॉलम बना लो, एक कॉलम पब्लिक के लिए बना लो, एक कॉलम हाइब्रिड के लिए बना लो, और एक कॉलम इनके बेसिस के लिए। ऐसे टेबल बना लो, एक कॉलम बेसिस के लिए, एक प्राइवेट के लिए, एक पब्लिक के लिए और एक हाइब्रिड के लिए। बनाई, लिखवाऊं? लिखे? चलो फर्स्ट बेसिस लिखो, स्केलेबल। बेसिस के अंदर लिखना स्केलेबल, बेसिस के अंदर लिखो स्केलेबल। प्राइवेट में लिखो लेस, पब्लिक में लिखो मोर, हाइब्रिड में लिखो ओनली पब्लिक पार्ट इज स्केलेबल, ओनली पब्लिक पार्ट इज स्केलेबल। सेकंड बेसिस लिखो कॉस्ट, कॉस्ट प्राइवेट में लिखो हाई, पब्लिक में लो, हाइब्रिड में मॉडरेट। थर्ड बेसिस लिखो अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इसको ब्रैकेट में लिखो, इसका मतलब जब चाहिए तब मिल जाए। ब्रैकेट में अवेलेबिलिटी का मतलब लिखो जब चाहिए तब मिल जाए। प्राइवेट में लिखो लेस, पब्लिक में लिखो मोर, हाइब्रिड में मॉडरेट। नेक्स्ट बेसिस सिक्योरिटी, प्राइवेट में मोर, पब्लिक में लेस, हाइब्रिड में पार्शियली सिक्योर्ड, पार्शियली सिक्योर्ड। नेक्स्ट बेसिस लिखो एडमिनिस्टर्ड बाय, एडमिनिस्टर्ड बाय। प्राइवेट में लिखो ऑन इट्स ओन, पब्लिक में लिखो थर्ड पार्टी, हाइब्रिड में लिखो बोथ। नेक्स्ट बेसिस लिखो स्ट्रिक्ट SLA,
STRINGENT, strict, SLA, STRINGENT। प्राइवेट में लिखो नो, पब्लिक में लिखो यस, हाइब्रिड में लिखो मोर स्ट्रिक्ट देन प्राइवेट, more strict than private but less strict than public, but less strict than public। नेक्स्ट बेसिस लिखो कंट्रोल, कंट्रोल प्राइवेट में लिखो मोर, पब्लिक में लेस, हाइब्रिड में लेस देन प्राइवेट, लेस देन प्राइवेट but more than public, less than private but more than public। ये जो अपन पढ़ेंगे इसमें 3 एस है, एक है एस आपका स्केलेबल, एक है एस है आपका सिक्योरिटी, अभी पढ़ेंगे सब कुछ डिटेल में, एक एस है स्ट्रिक्ट सर्विस लेवल एग्रीमेंट, 2 ए हैं आपके, एक है आपका एडमिनिस्टर्ड बाय, एक है आपका अवेलेबिलिटी, 2 है आपके सी, एक है आपका कंट्रोल, एक है आपकी कॉस्ट। चलो पहले ये टेबल पढ़ते हैं, पहले ये समझते हैं, फिर कम्युनिटी क्लाउड पढ़ेंगे। 3 तरीके के क्लाउड्स होते हैं, पेज नंबर 4.67, पेज नंबर 4.67, that is cloud computing environment, cloud computing environment। ये क्वेश्चन आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट से भी पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन आपसे टाइप्स ऑफ क्लाउड के उससे भी पूछा जा सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पेज नंबर 4.67। वैसे तो 4 तरीके के क्लाउड होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। अभी अपन 3 के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। प्राइवेट का मतलब क्या होगा बच्चों? जो पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है, जो खुद का क्लाउड है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपना डेटा को मेंटेन करने के लिए जो क्लाउड्स खुद के लिए बनाती हैं, सिर्फ उसी के एम्प्लॉइज उसको यूज में ले सकते हैं, बाहर की दुनिया उसको यूज में नहीं ले सकती, उसको क्या कहेंगे? प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड किसको कहोगे? जो सबके लिए बना है, ओपन है, कोई भी पब्लिक उसको यूज में ले सकती है, और पे पर यूज बेसिस, जब आप यूज करोगे, जितना यूज करोगे उतने में आपको पे करना पड़ेगा। एंड हाइब्रिड का मतलब क्या होगा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, थोड़ा पार्ट प्राइवेट होगा उसके अंदर, थोड़ा पार्ट पब्लिक होगा। तो यही क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट से भी पूछा जा सकता है, और यही क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड से भी पूछा जा सकता है। प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड का क्या होता है? ऐसा क्लाउड जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के लिए है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो क्लाउड बनाया गया है उसी को प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। प्राइवेट क्लाउड को इंटरनल या फिर कॉर्पोरेट, उस कंपनी का क्लाउड, ये भी कहा जा सकता है, दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। कई बार खुद आप मैनेज करते हो तो उसको ऑन प्रीमाइस प्राइवेट क्लाउड कहते हैं, कि जो मेरा क्लाउड है, मेरी कंपनी उसको मैनेज करिए। कई बार अपन इसको मैनेज करने का काम थर्ड पार्टी को कह देते हैं, तो उसको अपन क्या कह देंगे? आउटसोर्स्ड प्राइवेट क्लाउड कह देंगे। जनरली जो कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं। समझ में आ गया क्या होता है प्राइवेट क्लाउड?
जो कंपनीज की बाउंड्रीज में रहने के लिए, कंपनीज के लोगों के लिए जो क्लाउड बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्राइवेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल एंड कॉर्पोरेट। अगर वो खुद मैनेज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन प्रेमाइज। और अगर बाहर से किसी थर्ड पार्टी से मैनेज करवा रहे हैं तो आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन ने पढ़े हैं ना, मैंने ये टेबल बनाई है, उस टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे, एडवांटेज भी आ जाएंगे, डिसएडवांटेज भी आ जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड। सिक्योरिटी, प्राइवेट क्लाउड में सिक्योरिटी बच्चों ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन खुद मैनेज कर रही है, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि डेटा बाहर लीक हो जाए। जब एम्प्लॉइज के लिए वो बनाया गया तो एम्प्लॉइज के बीच में ही डेटा रहेगा, बाहर की दुनिया तक वो डेटा नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। देन कंट्रोल, प्राइवेट क्लाउड में कंट्रोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि वो खुद ही तो बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ही तो उस प्राइवेट क्लाउड को मैनेज कर रही है, डिजाइन कर रही है। तो कंट्रोल हमारा हमारे हाथों में रहेगा, हमें किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। अगर थर्ड पार्टी है तो उस पर डिपेंडेंट रहोगे, पर जो पब्लिक क्लाउड में होता है कि हमें एकदम ही थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, यहाँ पे वैसा नहीं होता। सर्विस लेवल अग्रीमेंट, ये क्या होते हैं बच्चों? नाम से क्या समझ में आ रहा है? सर्विस लेवल अग्रीमेंट। हम तुम्हें ये सर्विस देंगे, जैसे कि आप लोगों ने हमसे अग्रीमेंट ले लिया, एक साइन करवा लिया कि आप लोग हमें इतने टाइम तक पढ़ाओगे, ये पढ़ाओगे, ऐसा पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाया तो हम आपके ऊपर ये केस कर सकते हैं, वो केस कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज होती है उनसे अपन अग्रीमेंट बनवा लेते हैं बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द सर्विस टेकर, जो ले रहा है, कि हम आपको ये सर्विसेज देंगे, इतने टाइम के लिए देंगे, इस रेट पे सर्विसेज देंगे, अगर हमने नहीं दिया तो आप हमें स्यू कर सकते हो। तो ये जो भी अग्रीमेंट होगा, तो प्राइवेट क्लाउड में बनाने वाली भी वही कंपनी है, गूगल बना रही है गूगल के एम्प्लॉइज के लिए, तो वहां सर्विस लेवल अग्रीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? वीक होगा, क्योंकि बनाने वाले भी गूगल के लोग हैं और यूज करने वाले भी गूगल के लोग हैं, तो वो लोग इतना फॉर्मेलिटी एक दूसरे से नहीं कर पाएंगे जो अपन बाहर की दुनिया से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स कैसे होंगे आपके? बहुत वीक होंगे। ठीक है, तो हो सकता है अच्छी क्वालिटी की सर्विस अवेलेबल हो या ना हो, अगर नहीं भी होगी तो हम किसी को क्लेम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए प्राइवेट क्लाउड के। क्या क्या पढ़ लिए? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यहाँ पे ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा, क्योंकि सब कुछ खुद के लोग यूज में रहे तो बाहर डेटा लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कंट्रोल हमारे पास है तो हमें किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। एंड सर्विस लेवल अग्रीमेंट वीक होगा। सर्विस लेवल अग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा अग्रीमेंट जिसमें लिखा हुआ होगा हम आपको ये सर्विसेज देंगे बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द सर्विस टेकर। यहाँ पे बनाने वाली भी वही कंपनी है जो लेने वाली कंपनी है, तो इसलिए सर्विस लेवल अग्रीमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक सर्विस लेवल अग्रीमेंट होते हैं। देन अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे सर्वर यूटिलाइजेशन, लो कॉस्ट सर्वर्स, यहाँ पे सर्वर यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। देखो, जब आप खुद आपकी रिसोर्सेज को यूज में ले रहे हो, सपोज अपन को घर में किचन में खाना बनाना है, जब अपन खुद किचन में खाना बनाएंगे तो अपन ज्यादा प्रॉपर्ली सब्जियां काम में लेंगे, या कुक खाना बनाएगा तो वो सब्जियां काम में प्रॉपर्ली लेगा? कुक बनाएगा, हाँ, कुक तो फेंक देगा, उसको क्या लग रहा है थोड़ा सा भी खराब हुआ तो वो तो फेंक देगा, अपन सोचेंगे नहीं साइड से निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। जब अपन अपनी चीजों को यूज में लेते हैं तो अपन ज्यादा बेटर तरीके से उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपन ऐसे ही हर कुछ फेंक नहीं देंगे। और जो थर्ड पर्सन होगा वो तो सब चीजों को फेंक देगा। तो प्राइवेट क्लाउड में सब कुछ खुद बनाते हैं लोग, खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे सर्वर यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। आप कोशिश करते हो कि आप लो कॉस्ट सर्वर ज्यादा से ज्यादा काम में ले सको। यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, प्राइवेसी ज्यादा है। यहाँ पे ये स्मॉल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आसानी से इसको मेंटेन कर सकती है। लिमिटेशंस क्या हो गए इसके? कि हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा क्लाउड बनाने के लिए। पैसा खर्च करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बच्चों? क्या, क्यों? अगर गूगल को खुद का क्लाउड बनवाना है तो पैसा ज्यादा लगेगा, या गूगल किसी और से क्लाउड उधार पे लेगा तो पैसा ज्यादा लगेगा? खुद का बनाएगा। क्यों? सेटअप कॉस्ट ज्यादा लगेगी, उसको अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, उसको लोगों को हायर करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज की सैलरी, उनकी ट्रेनिंग, सब कुछ उसको पैसा खुद बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट आपकी ज्यादा आ सकती है। बजट की प्रॉब्लम रहती है प्राइवेट क्लाउड के अंदर, एंड यहाँ पे बहुत लूज सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स नहीं होते। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्राइवेट क्लाउड के?
पहला था सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, डेटा बाहर लीक होने के चांसेस कम होते हैं। देन था कंट्रोल, सारा हमारे हाथों में है, थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। थर्ड था वीक SLA, क्योंकि बनाने वाली भी वही ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करने वाली है, तो स्ट्रॉन्ग SLA नहीं हो सकते। इसके एडवांटेजेस क्या है? अपन सर्वर को बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हैं क्योंकि खुद हम हमारी चीजों को यूज में ले रहे हैं, लो कॉस्ट सर्वर्स हम काम में ले रहे हैं। देन सिक्योरिटी ज्यादा, देन कंट्रोल हमारे हाथों में। इसका लिमिटेशन क्या है? बजट की प्रॉब्लम आएगी, पैसा बहुत खर्च होगा, बहुत महंगा पड़ेगा, खुद का क्लाउड खुद बनाते हैं तो, एंड लूज सर्विस अग्रीमेंट्स यहाँ पे इतने अच्छे नहीं होते। अगर आप पब्लिक क्लाउड की बात करो तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड जनरल पब्लिक के यूज के लिए जो क्लाउड होता है कि कोई भी उस क्लाउड की सर्विसेज को यूज में ले सकता है। जैसे कि मैं बताती हूँ AWS की क्लाउड की सर्विसेज कोई भी ले सकता है पब्लिकली जो यूज में। तो इसको मैनेज कौन करता है? कोई भी थर्ड पार्टी इसको ओन करती है या मैनेज करती है। ज्यादातर पब्लिक क्लाउड को आप किसके थ्रू यूज में ले सकते हो? इंटरनेट के थ्रू, एंड पे पर यूज बेसिस पे उसको यूज में ले सकते हैं। पब्लिक क्लाउड को और क्या बोला जाता है? प्रोवाइडर, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करते हैं कुछ भी सर्विसेज। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कहीं से भी पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज ले सकते हैं, और आर्ली बेसिस पे सर्विसेज कैलकुलेट होती है कि एक घंटे का पैसा लगेगा, आपको जितने घंटे भी यूज में लेना उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा खर्च हो जाएगा। जैसे पब्लिक क्लाउड कौन कौन देते हैं? गूगल देता है, अमेजॉन देता है, AWS एक्सेट्रा। समझ में आ गया पब्लिक क्लाउड क्या होता है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स, पब्लिक क्लाउड बच्चों स्केलेबल होगा या नहीं? स्केलेबल मतलब कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो दे आर हाईली स्केलेबल। अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिल जाएगा, और मुझे कम चाहिए तो कम मिल जाएगा। मेरी जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वहां पे ग्रांट हो जाएगी, मुझे उसके बदले सिर्फ रेंट देना है। पब्लिक क्लाउड अफोर्डेबल होते हैं या महंगे होते हैं? अफोर्डेबल है, पैसा कम लगता है। क्यों? क्योंकि पे पर यूज बेसिस पे आपको यूज में करने को मिलता है, सब कुछ खुद सेटअप करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक क्लाउड की सिक्योरिटी प्राइवेट से ज्यादा या कम? कम, क्योंकि यहाँ सारा डेटा कहाँ रखा है? थर्ड पार्टी के पास रखा है। कंट्रोल किसके हाथों में? थर्ड पार्टी के पास है। तो मुझे हमेशा डर बना रहेगा कि मेरे डेटा के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अवेलेबिलिटी मतलब जब चाहिए तब मिल जाए, ऑन डिमांड। तो पब्लिक क्लाउड ऑन डिमांड है या नहीं है? है। अगर मुझे चाहिए कि मुझे ये वाला डेटाबेस चाहिए तो पब्लिक क्लाउड मुझे वो मिल जाएगा, क्योंकि वहां तो सब कुछ पड़ा है पब्लिक के ऊपर। और यही चीज अगर प्राइवेट में देखो तो प्राइवेट की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं? कम होगी, क्योंकि मैंने पहले जो बना दिया फिर मुझे दोबारा खरीद कर लाना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी खरीदने का टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है पब्लिक क्लाउड में। यहाँ के सर्विस लेवल अग्रीमेंट स्ट्रिक्ट होंगे या वीक होंगे? स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी है, प्रॉपर अग्रीमेंट होगा। उनकी रेप्यूटेशन, उनकी गुडविल उस अग्रीमेंट पे डिपेंड करती है। अगर वो अग्रीमेंट से पीछे हट गए तो उनकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी और कोई भी उनसे सर्विसेज नहीं लेगा। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े आपने पब्लिक क्लाउड के? सिक्योरिटी कम है क्योंकि सारा डेटा थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, कंट्रोल भी उसके हाथों में है। देन अफोर्डेबल है, कॉस्ट कम आएगी क्योंकि पे पर यूज बेसिस पे हमें यूज करने को मिल रहा है। देन स्केलेबल, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा और कम चाहिए तो कम। देन ऑन डिमांड मतलब अवेलेबिलिटी, जब चाहिए तब मिल जाएगा, मुझे वेट करने की जरूरत नहीं। अगर मुझे बैंडविड्थ या मुझे स्टोरेज, पहले मैंने पब्लिक क्लाउड से 2 GB ले रखा था, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे 6 GB की जरूरत है, तो प्राइवेट में तो मुझे हार्ड डिस्क खरीद के लानी पड़ेगी, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे मुझे तुरंत अवेलेबल हो जाएगी, तुरंत वो लोग कहेंगे कि अगले घंटे से आपको हम 6 GB दे देंगे, आप इसका पैसा हमें देना शुरू कर देना। तो अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। एंड स्ट्रिक्ट सर्विस लेवल अग्रीमेंट, क्योंकि उनकी रेपुटेशन गुडविल उसी पे डिपेंड करती है, तो वो लोग चाहेंगे कि हम अग्रीमेंट पे काम करें। देन एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक क्लाउड, क्या क्या एडवांटेजेस हैं पब्लिक क्लाउड के? यहाँ पे पब्लिक क्लाउड को डेवलप, डिप्लॉय, मैनेजमेंट अफोर्डेबल कॉस्ट पे पब्लिक क्लाउड को यूज में लिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस को स्केलेबल सर्विसेज मिल सकती है, रिलायबल एप्लीकेशंस मिल सकती हैं अफोर्डेबल कॉस्ट पे। यहाँ पे अपन को कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खुद को सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पॉइंट सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला, अफोर्डेबल कॉस्ट सेम है। यहाँ पे खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। They can be easily integrated with private cloud. Integrated मतलब
मर्ज्ड, कंबाइंड, आराम से प्राइवेट के साथ उनको कंबाइन किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट सर्विस लेवल एग्रीमेंट होते हैं और कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ यूजर्स की, कितने भी यूजर्स हो सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि सारा डेटा कहाँ है? थर्ड पार्टी के पास। प्रिवेसी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी आर नॉट पॉसिबल। ऑटोनॉमी मतलब, ऑटोनॉमी का मतलब बच्चों, ऑटोनॉमी का मतलब इंडिपेंडेंसी। यहाँ पे आपके कोई भी इंडिपेंडेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा कहाँ रखा है? थर्ड पार्टी के पास। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको हर चीज के लिए उस पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। अगर फेसबुक जो ओनर है उसको अपना फेसबुक ओपन करना है तो उसको AWS पे डिपेंड होना पड़ेगा। वो लोग सर्विसेज देंगे तभी उसका फेसबुक ओपन हो सकता है, अदरवाइज उसका फेसबुक ओपन नहीं हो सकता। तो यहाँ कोई भी प्रिवेसी, कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्लाउड है आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब एक प्राइवेट होगा कम से कम भी, एक पब्लिक, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं अपन? हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशंस के पास पब्लिक क्लाउड पहले से होता है वो प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं, और जिनके पास प्राइवेट होता है वो पब्लिक के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं। सेंसिटिव डेटा बच्चों प्राइवेट पे रखोगे या पब्लिक पे? हाइब्रिड में सेंसिटिव रखेंगे प्राइवेट पे, और जो लेस इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो कहाँ रख देंगे अपन? पब्लिक पे। हाइब्रिड कहता है। ठीक है। अब हाइब्रिड क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्केलेबल, इसका पब्लिक वाला पार्ट स्केलेबल होगा। जो पब्लिक वाला पार्ट है उसको तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट प्राइवेट वाला स्केलेबल नहीं होगा। सिक्योर, यहाँ पे पूरा सिक्योर नहीं लिखा है, यहाँ पे वर्ड लिखा है पार्शियली सिक्योर, मतलब प्राइवेट वाला सिक्योर, पब्लिक वाला सिक्योर नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? वर्ड पार्शियली सिक्योर। सर्विस लेवल एग्रीमेंट स्ट्रिक्ट होंगे एज कंपेयर टू प्राइवेट, बस लेस स्ट्रिक्ट एज कंपेयर टू पब्लिक। एंड ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजों को मैनेज करना है आपको, पब्लिक को भी और प्राइवेट, दोनों चीजों को मैनेज करना है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसकी। पहला क्या है? स्केलेबल। स्केलेबल मतलब पब्लिक वाला पार्ट स्केलेबल है, कम ज्यादा कर सकते हैं, प्राइवेट वाला स्केलेबल नहीं है। पार्शियली सिक्योर, प्राइवेट वाला सिक्योर, पब्लिक वाला नहीं। स्ट्रिक्ट SLA, मोर देन प्राइवेट, लेस देन पब्लिक। कॉम्प्लेक्स क्लाउड एंड मैनेजमेंट, क्योंकि दोनों तरह के एनवायरनमेंट को आपको मैनेज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूजर्स भी ज्यादा होंगे। इसके एडवांटेज क्या है? ये स्केलेबल है, स्केलेबल है, और दोनों क्लाउड्स होते हैं यहाँ पे, पब्लिक एंड प्राइवेट। सिक्योरिटी भी यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट से ज्यादा, पब्लिक से ज्यादा सिक्योरिटी होगी। लिमिटेशन, सिक्योरिटी कम है एज कंपेयर टू प्राइवेट। सिक्योरिटी वाला पॉइंट दोनों में डाल दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज में तो क्या हो गया? किससे ज्यादा है? पब्लिक से। डिसएडवांटेज में किससे कम है? प्राइवेट से। एंड इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अपन ने अभी तक 3 तरीके के क्लाउड्स पढ़ लिए। कौन से? प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। लास्ट एंड फोर्थ तरीके का क्लाउड होता है, दैट इज कम्युनिटी क्लाउड। पहले मैं इसको समझा देती हूँ इसका मतलब क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट क्लाउड को अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा पड़ता है, खुद का नहीं बना सकते। वो लोग पब्लिक पे ट्रस्ट नहीं करते कि मैं डेटा पब्लिक पे डाल दूंगी तो सारा लीक आउट हो जाएगा। तो कुछ लोग मिलकर खुद का क्लाउड बनाते हैं। जैसे 3 लोग हैं ABC, इन्होंने तीनों ने मिलकर खुद के लिए क्लाउड बना दिया ताकि कॉस्ट तीनों के बीच में शेयर हो जाए और डेटा सिर्फ इन तीनों के पास रहेगा। तो सिक्योरिटी भी ज्यादा कि बाहर की दुनिया में वो डेटा नहीं गया, कॉस्ट भी कम आएगी। और ये इन तीनों को क्या कह देते हैं अपन? एक कम्युनिटी कह देते हैं। कम्युनिटी इज अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। प्राइवेट में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए क्लाउड बना रही थी, कम्युनिटी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर खुद के लिए क्लाउड बनाती है। अभी भी पब्लिक के लिए कोई क्लाउड नहीं बना, तो उसको अपन क्या कह देते हैं? अपना कम्युनिटी क्लाउड कह देते हैं। कम्युनिटी क्लाउड के लिए बच्चों एक डायग्राम, एक एग्जाम्पल बना लो, बुक में बना लो, छोटा सा है। कम्युनिटी क्लाउड के लिए एग्जाम्पल है, एग्जाम में बनाकर आ सकते हो। कस्टम IT टैक्स डिपार्टमेंट, GST ROC TDS।
एग्जाम्पल यहीं तक है, ये 2 लाइनें अलग लिखी है मैंने। बना लिया? तो कम्युनिटी क्लाउड का मतलब क्या हो गया? ऐसे लोग मिलकर क्लाउड बनाते हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ताकि उनका डेटा बाहर लीक ना हो। सब लोग मिलकर जो क्लाउड बनाते हैं उसको क्या कह देते हैं अपन? कम्युनिटी क्लाउड कह देते हैं। कम्युनिटी क्लाउड का community cloud is a cloud infrastructure that is provisioned for exclusive use by a specific community of a consumers from organization that have shared concern. कुछ लोग सेम कम्युनिटी के लोग मिलकर एक क्लाउड बनाते हैं जिनका कंसर्न सेम होता है, जो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते, पब्लिक पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो लोग क्या बनाते हैं? अपना कम्युनिटी क्लाउड बनाते हैं, जिसमें सिक्योरिटी ज्यादा होगी, उनकी पॉलिसी कंप्लायंस, सब लोग मिलकर एक क्लाउड अपना बना लेते हैं। It may be owned, managed and operated by one or more of the organization in the community, या थर्ड पार्टी उसको मैनेज कर सकती है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मतलब इसका अंदर क्या होता है कि प्राइवेट क्लाउड इज शेयर्ड बिटवीन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। एक प्राइवेट क्लाउड जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हैं वो कम्युनिटी क्लाउड बनाती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट को तो अफोर्ड नहीं कर सकती और पब्लिक पे भरोसा नहीं कर सकते, वो लोग क्या बनाते हैं? खुद के लिए कम्युनिटी क्लाउड बना देते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस, यहाँ पे कोई भी एक कंपनी के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता क्लाउड का। प्राइवेट में तो एक ही कंपनी के पास पूरा कंट्रोल होता है, यहाँ पे एक सिंगल के पास पूरा कंट्रोल नहीं होगा, सारा कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, सबके पास बंटावा रहेगा। इसीलिए सबको कोऑपरेट कर कर यहाँ पे सब लोग काम करते हैं। पार्शियली सिक्योर, इसको फुल सिक्योर क्यों नहीं बोला गया बच्चों? पार्शियली क्यों बोला गया? डेटा जो होगा वो कम्युनिटी के बीच में लीक तो होगा ही होगा ना, सिर्फ एक बंदे के पास नहीं। प्राइवेट में तो सिर्फ उसी के पास डेटा था, यहाँ डेटा पूरी कम्युनिटी के पास है। अभी भी पब्लिक के पास डेटा नहीं गया, पर उस कम्युनिटी के पास तो डेटा होगा ही होगा, इसलिए इस डेटा को पार्शियली बोला है, फुल सिक्योर नहीं बोला। कॉस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ कॉस्ट एक को शेयर नहीं करनी, शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोग उसकी कॉस्ट को शेयर करते हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कम्युनिटी क्लाउड के, क्या क्या? कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस, मतलब यहाँ पे पूरी कंट्रोल एक के पास नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए कॉर्पोरेट कर कंपनीज काम करती हैं। देन पार्शियली सिक्योर, डेटा लीक होगा कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में, डेटा बाहर की दुनिया में लीक नहीं होगा। देन कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट जो है वो सारे लोग मिलकर शेयर करेंगे, एक अकेले के ऊपर सारी कॉस्ट का बर्डन नहीं आएगा। एडवांटेजेस क्या है कम्युनिटी क्लाउड के? इट अलाउज एस्टैब्लिशिंग अ लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट जैसा सा क्लाउड बन गया कम्युनिटी क्लाउड, और लो कॉस्ट पे वो प्राइवेट क्लाउड बन गया। यहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क ऑन द क्लाउड, सब लोग मिलकर काम करते हैं, जितने भी क्लाउड के पार्टिसिपेंट्स हैं सब उस क्लाउड पे मिलकर काम करते हैं, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं, और ये ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड। इसके लिमिटेशंस क्या है? यहाँ पे उसकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑटोनॉमी होगी या नहीं होगी, इंडिपेंडेंसी होगी या नहीं होगी बच्चों? नहीं होगी, क्योंकि उनको ग्रुप में मिलकर काम करना है, वो इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे, तो इंडिपेंडेंसी नहीं होगी। कुछ सिक्योरिटी फीचर्स उतने अच्छे नहीं होंगे जितने प्राइवेट में है, प्राइवेट इतना सिक्योर नहीं है। एंड जहां पे कोई कोलैबोरेशन ना हो, जहां पे लोग मिलजुल कर काम ना कर पाए, वहां पे कम्युनिटी क्लाउड नहीं बनाना चाहिए। तो क्या क्या लिमिटेशंस पढ़ी आपने कम्युनिटी क्लाउड की? ऑटोनॉमी नहीं है,
सिक्योरिटी ज्यादा नहीं है एंड जहां कोलैबोरेशन नहीं है वहां कम्युनिटी क्लाउड नहीं बनना चाहिए। तो ये अपन ने 4 तरीके के क्लाउड पढ़ लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट या टाइप्स ऑफ क्लाउड पूछा जाए तो यही बताकर आना है, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड। अब उस टेबल पे आओ जो टेबल अपन ने बनाई थी। हमने इसकी मेमोरी टेक्निक बनाई है, हमारी सास कैसी हो CACS जैसी हो। हमारी सास कैसी हो CACS जैसी हो। इसमें आएंगे 3 S, 2 A और 2 C। जो भी अपन ने ये पढ़ा है पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, इनके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े 80% इस टेबल से वो कवर हो रहे हैं। S का मतलब आपने पढ़ा है स्केलेबिलिटी। अच्छा बताओ, स्केलेबिलिटी प्राइवेट में ज्यादा है कि पब्लिक में ज्यादा? पब्लिक में ज्यादा, प्राइवेट में कम और हाइब्रिड में मॉडरेट, मतलब उससे ज्यादा और उससे कम। अब ये पॉइंट वहां पे यूज में ले सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो स्केलेबिलिटी। देन सेकेंड ऐसे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम? प्राइवेट में ज्यादा और पब्लिक में कम। देन SLA कहाँ पे वीक कहाँ पे स्ट्रॉन्ग? प्राइवेट में वीक, पब्लिक में स्ट्रॉन्ग, और हाइब्रिड में उसका मॉडरेट या उससे ज्यादा और उससे कम। देन अपन ने पढ़े हैं 2 A। फर्स्ट ए है एडमिनिस्टर्ड बाय। एडमिनिस्टर्ड बाय प्राइवेट खुद मैनेज करता है, पब्लिक कोई थर्ड पार्टी मैनेज करती है। एंड अवेलेबिलिटी, किसकी अवेलेबिलिटी रहेगी? जब चाहिए तब मिल जाएगा, पब्लिक अवेलेबल रहेगा, प्राइवेट उतना अवेलेबल नहीं रहेगा। एंड अपन ने 2 C पढ़े हैं। पहला C पढ़ा है कंट्रोल, किसमें कंट्रोल हमारे हाथों में रहेगा? प्राइवेट, और पब्लिक में कंट्रोल हमारे पास नहीं रहेगा। कॉस्ट किसकी ज्यादा किसकी कम? प्राइवेट की ज्यादा और पब्लिक की कम। तो अभी क्या अपन ने इसकी मेमोरी टेक्निक पढ़ी? हमारी सास कैसी हो CACS जैसी हो। हमारी सास कैसी हो CACS जैसी हो। S मतलब स्केलेबिलिटी, A मतलब अवेलेबिलिटी, S मतलब सिक्योरिटी। हमारी सास कैसी हो C मतलब कंट्रोल, फिर A मतलब एडमिनिस्टर्ड बाय, फिर C मतलब कॉस्ट, और S मतलब SLA सर्विस लेवल अग्रीमेंट। दोबारा बोलो, हमारी सास कैसी हो CACS जैसी हो। S मतलब स्केलेबिलिटी, 3 S है, कौन से? स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। 2 C है, कौन से? कॉस्ट एंड कंट्रोल। 2 A है, कौन से? अवेलेबिलिटी एंड एडमिनिस्टर्ड बाय। यही पॉइंट्स आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो। जो अच्छी चीजें हैं वो एडवांटेज में लिख सकते हो, और जो खराब चीजें हैं वो डिसएडवांटेज में लिख सकते हो। ये सिर्फ इतनी सी टेबल से आपका पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड आपका कंप्लीट हो जाएगा। कम्युनिटी हमें अलग से याद करना पड़ेगा। तो वापस बताओ इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? हमारी सास कैसी हो CACS जैसी हो। S स्केलेबल, सिक्योरिटी, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। C cost and control. A administered by and availability. Very good. चलो हम रिवाइज करें, इससे रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या हमने पढ़ा। क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? जो खुद के लिए बनाया जाता है। अगर उसको और क्या कहते हैं? इंटरनल या फिर कॉर्पोरेट। अगर मैं खुद मैनेज कर रही हूँ तो ऑन प्रीमाइस, और थर्ड पार्टी से मैनेज करवा रही हूँ तो आउटसोर्स। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला है सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, डेटा बाहर लीक नहीं होगा। देन सेंट्रल कंट्रोल, कंट्रोल अपने हाथों में रहेगा यहाँ पे। सर्विस लेवल अग्रीमेंट वीक होंगे यहाँ पे। देन इसके एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में सिक्योरिटी ज्यादा, सर्वर यूटिलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्वर्स, हम ज्यादा प्रॉपर्ली सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं, सॉरी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इनको कंट्रोल मेंटेन करना बहुत आसान होता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? कॉस्ट, बजट एंड वीक SLA। देन पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड क्या होता है? सबके लिए बनाया गया है, पेपर यूज बेसिस पे लोग काम में लेते हैं, इस ऑन डिमांड यूज में ले सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं? और प्रोवाइडर, प्रोवाइड करते हैं ना ये लोग, कुछ ना कुछ सर्विसेज देते हैं, तो प्रोवाइडर क्लाउड इनको कहा जाता है। कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं? गूगल, अमेजॉन, एक्सेट्रा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं?
अफोर्डेबल है क्योंकि कम पैसे में बन जाएगा। स्केलेबल, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, जब चाहिए तब वो मुझे मिल जाएगा। सिक्योरिटी कम है इसके अंदर। देन इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसको डेवलप करना, अफोर्डेबल कॉस्ट पे डेवलप कर सकते हैं। स्केलेबल है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर्विस लेवल अग्रीमेंट होते हैं और बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहेगी एंड ऑटोनॉमी नहीं होगी यहाँ पे मेंटेन। हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। जिनके पास प्राइवेट है वो पार्टनरशिप कर लेते हैं पब्लिक के साथ, और जिनके पास पब्लिक है वो पार्टनरशिप कर लेते हैं प्राइवेट के साथ। सेंसिटिव डेटा कहाँ रखोगे? प्राइवेट पे, और लेस सिक्योर डेटा पब्लिक के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलेबल, पब्लिक वाला पार्ट स्केलेबल होता है। पार्शियली सिक्योर, प्राइवेट वाला सिक्योर होता है। स्ट्रिक्ट एसएलए, पब्लिक वाला स्ट्रिक्ट होता है। एंड कॉम्प्लेक्स, उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके एडवांटेजेस स्केलेबल है और सिक्योरिटी ज्यादा। डिसएडवांटेज सिक्योरिटी कम है और मैनेज करना मुश्किल है। देन कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनका सेम कंसर्न होता है वो लोग मिलकर एक क्लाउड बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी क्लाउड। जनरली कम्युनिटी क्लाउड वो लोग बनाते हैं जो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते और पब्लिक पे भरोसा नहीं कर सकते, वो क्या बना लेती हैं? अपना कम्युनिटी क्लाउड बना लेती हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके बीच में बटा हुआ है, तो कोलैबोरेशन होना जरूरी है, सब मिलकर काम करेंगे तभी काम हो पाएगा यहाँ पे। पार्शियली सिक्योर, क्योंकि डेटा कम्युनिटी के लोगों के बीच में तो लीक होता ही है, बाहर अभी भी लीक नहीं होगा। कॉस्ट सबके बीच में शेयर होगी। एडवांटेजेस क्या है? लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड है, कोलैबोरेशन है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, और सिक्योरिटी पब्लिक से ज्यादा। डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी प्राइवेट से कम, ऑटोनॉमी नहीं, और कोई कोलैबोरेशन नहीं, तो कम्युनिटी क्लाउड आपका बन नहीं सकता। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या थी उसकी? मेमोरी टेक्निक। इफ आई इंक्रीज network capacities and scalable workload of silent TNet, then they will pay on demand. नेटवर्क कैपेसिटी का मतलब रिसोर्सेज को नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। देन नेटवर्क कैपेसिटी एंड स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब कम ज्यादा, पीक आवर्स में ज्यादा ले लो, बाकी कम कर दो। देन वर्कलोड मतलब काम को मूव करवाना ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड रेजिलेंसी। विद इन भी मूव करवा सकते हैं और अक्रॉस भी मूव करवा सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, एफिशिएंसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट। साइलेंट मतलब रेजिलेंसी, रेजिलेंसी मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। अगर एक सर्वर फेल हो गया तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, यूजर को बिना बताए उसको अलग कर दिया जाता है, उसका काम कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन टीनेंसी का मतलब मल्टी टीनेट, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारे लोग शेयर करेंगे। पे पर यूज, जितना यूज करोगे उतना पे करना है। सारी सर्विसेज ट्रांसपेरेंट होती है, मेजरेबल होती है जितना आप यूज करोगे। देन ऑन डिमांड मतलब when we invoke, जब हम मांगेंगे तब वो हमें सर्विसेज देगा, हमें कोई परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने की जरूरत नहीं है। चलो ये बताओ इसकी मेमोरी टेक्निक क्या पड़ी? टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की। हमारी सास कैसी हो, CACS जैसी हो। S stands for scalable, security and SLA. C stands for cost and control, and A stands for administered by and availability. ठीक है। आप लोगों को अगर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये याद नहीं भी हो तो ये टेबल में जो अपन ने पढ़ा है सारे के सारे पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबके बारे में लिख सकते हो, और उनमें से जो जो अच्छा है वो एडवांटेज में डाल देना, और जो खराब है उसका वो डिसएडवांटेज में डाल सकते हो। ठीक है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, कहीं से कोई भी रिसोर्सेज को शेयर करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से शेयर करना, उसको क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, डेटाबेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, बैंडविड्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
क्लाउड जनरली खुद बनाते हो, थर्ड पार्टी मैनेज करती है? थर्ड पार्टी मैनेज करती है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक गूगल, अमेज़न। एक दो सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम बताओ। GoDaddy एंड AWS। वेरी गुड। ये पढ़कर आना है जितना आज पढ़ा है। आज मैं सुनूंगी नहीं बच्चों, कल सुनूंगी। जो आज पढ़ाया वो भी और जो कल पढ़ाया था वो भी। ठीक है, चलो बाय।